नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे इच्छामणि, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकीलाल अपने कक्ष में पहुंचा और अब मैं लूंगा इच्छामणि की पुच्छी। बाकीलाल, इच्छा बता। इच्छामणि, राक्षस से युद्ध करते समय सेनापति की टांगें टूट जाए, वो लूला हो जाए, वो काना हो जाए, उसके नाक और कान कट जाएं। जो आज्ञा बाकीलाल। अब आएगा मजा। उसके बाद मैं अकेला ही इच्छामणि की शक्ति से उस राक्षस का भी वही हाल करके उसे नगर से बाहर फिकवा कर अपना भी सिक्का जमवा लूंगा। जबकि इधर सैनिकों के साथ सेनापति आगे बढ़ा। अपने भाले हाथों में तैयार रखना, तलवारें म्यानों में से बाहर रखना, तीर कमान पर चढ़ाए रखना, गद्दाएं कंधों पर रखना, क्योंकि राक्षस को देखते ही हम उस पर भाले तीर फेंक कर उसे गुदगुदी करेंगे। लेकिन राक्षस तो पहले ही जाग चुका था। मुझे जागते ही बड़ी भयंकर भूख लगती है। अब बढ़-घट करेगा शिकार, पर मानो दिखाई नहीं पड़ रहे। बचाओ। ठीक उसी पल सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा सेनापति। अरे, ये तो जाग गया। आक्रमण। साए साए सर। सेनापति एवं सैनिकों द्वारा फेंके गए सभी शस्त्र आकर राक्षस बढ़-घट से टकराए और खच कच धस। आ खाली पेट शस्त्र लगने से मेरी मृत्यु होनी थी। आ, आ, मरा। बा पर मैं बच गई। सबके देखते देखते बढ़-घट लाश में बदल गया और वो दृश्य देखकर सेनापति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे, ये तो मर गया। ये तो कमाल हो गया। मरने तो हम आए थे। सेनापति की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। विशालगढ़ वासियों, मैंने राक्षस मार दिया, अब डरने की कोई बात नहीं। सेनापति जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे, ये तो एक था, अगर ये 10 भी होते तो मैं 10 को जिंदा गाड़ देता। पर अब इसे यहां से हटाएगा कौन? उस वक्त राज दरबार जय जयकार के नारों से गूंज उठा। सेनापति जी जिंदाबाद। महाराज, सेनापति जी ने उस विशालकाय राक्षस के हाथ, पांव, कान, नाक इत्यादि काटकर उसे मार डाला। और महाराज, मैंने सोए हुए राक्षस पर वार नहीं किया। वाह सेनापति, तुम हमारे राज्य के इकलौते बहादुर मर्द हो। मैं तुम्हें बहादुर श्री का खिताब देती हूँ। मैंने तो इच्छामणि से ये इच्छा व्यक्त की थी कि युद्ध में हाथ, पांव, कान, नाक सेनापति के कटे, पर ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? कहीं मणि ने इच्छा के विपरीत काम करना तो शुरू नहीं कर दिया? क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसी ही गड़बड़ी होती है। अगर मुझे पता होता कि ये मणि उल्टी गंगा बहाएगी तो मैं इसे उल्टी इच्छा बताता। उसके बाद दरबार बर्खास्त कर दिया गया और बाकीलाल भी अपने कक्ष की ओर चल पड़ा। महारानी जी ने तो सेनापति को फटाफट बहादुर श्री के खिताब के साथ अपना बहुमूल्य कंठहार भी दे दिया, जबकि मुझे आज तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। खैर, वक्त आने दो, तब बताऊंगा। वक्त बहुत जल्दी आने वाला था, क्योंकि आधी रात को लंगूरपुरी के राजा लंगूर सिंह का महल उनके रौबदार आवाज से गूंज उठा। सेनापति कपीस। सेनापति कपीस आवाज सुनकर दौड़ा आया। क्या हुआ महाराज? वृक्ष सैया पर मौजूद थे राजा लंगूर सिंह। सेनापति कपीस, फौरन विशालगढ़ पर चढ़ाई की तैयारी करो। क्यों, क्या हुआ महाराज? आप तो अकारण किसी राज्य पर चढ़ाई नहीं करते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सेनापति, मैं चढ़ाई अकारण ही नहीं कर रहा। महाराज, पहले तो जरा नीचे आकर तमीज से बात कीजिए। मैं ऊंट की तरह गर्दन उठाए कब तक खड़ा रहूंगा? राजा लंगूर सिंह वृक्ष सैया से नीचे उतरे। सेनापति, अभी थोड़ी देर पहले स्वप्न में विशालगढ़ की रानी ने मेरे पुत्र को लंगूर कहा। ये हमारा अपमान है। कल को हमारी शादी होगी और हमारा पुत्र पैदा होगा तो हम उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खो खो। नहीं सेनापति,
जब अब जब तक हम रानी स्वर्णलता की जुबान नहीं काट लेंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। और तुम्हें तो पता ही है कि जब हम बेचैन हो जाते हैं तो हमें बंदर वाली खुजली शुरू हो जाती है। ये बीमारी तो आपके पूरे खानदान में है महाराज, पर आप में इसके गुण कुछ ज्यादा ही हैं, तभी तो आपकी पूंछ भी उगी हुई है। पर आप चिंता मत करें, मैं आक्रमण की तैयारी करता हूँ और मैं निकालता हूँ जादुई बीज जो बोते ही उगाते हैं। मैं पैदल या रथ में चलता हूँ तो मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ पेड़ों पर झूलता हुआ ही जाता हूँ। राजा लंगूर सिंह ने राह में उगा दिए नए वृक्ष, और जब तक रानी स्वर्णलता की जुबान काट नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। खो खो खी खी, आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों। चढ़ाई के समाचार से विशालगढ़ में सनसनी फैल गई। क्या राजा लंगूर सिंह ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी क्योंकि रानी स्वर्णलता ने स्वप्न में उसके पुत्र को लंगूर कह दिया? महाराज, राजा लंगूर सिंह कैंची लिए महारानी की जुबान काटने विशालगढ़ की ओर बढ़ा रहा है। आप मुझे आदेश दें, मैं ये युद्ध कैंचियों से ही लड़ूंगा और राजा सहित उसकी पूरी सेना की कटी जुबान के ढेर आपके सामने ऐसे लगा दूंगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हम बाकेलाल, मेरी जुबान पर आ बनी है और तुम अभी तक खामोश क्यों हो? मुझे तो ये सुनकर मजा आ रहा है। उस वक्त तो बड़ी तड़तड़ चल रही थी यही जुबान जब सैनिक को बहादुर मर्द कहा था और बहादुर श्री का इनाम भी उसे दिया था। बाकेलाल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वही तो सोच रहा हूं महाराज कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जब राजा लंगूर सिंह कहीं पर आक्रमण करता है तो आसपास के इलाके के बंदर भी उसका साथ देते हैं और उसके दुश्मनों के कपड़े फाड़ देते हैं और सब कुछ उलट पुलट करके रख देते हैं। ये बात तो सच है महाराज, पर उसका हल तो मैंने सोच लिया है। हम अपने और अपने सैनिकों के वस्त्रों को चारों तरफ से रस्सियों से लपेट देंगे। मजबूत रस्सियों को बंदर काट नहीं पाएंगे। और तब हम राजा लंगूर सिंह को मजा चखा देंगे। मैं परिवहन मंत्री को रस्सियों का प्रबंध करने को कहता हूँ। ऐसा ही करो सेनापति, ऐसा ही करो, युद्ध का बिगुल बजा दो। बाकेलाल के लिए ये था बदला लेने का एक सुनहरी अवसर जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। चल मेरी इच्छा मनी, बाहर निकल। इस बार मैं इसे उल्टी इच्छा बताऊंगा। ये ली मैंने इसकी पुच्ची पुच्ची। बाके, बता इच्छा। ए इच्छा मनी, राजा लंगूर सिंह विशालगढ़ में रानी स्वर्णलता की जुबान कैंची से काटने आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जुबान राजा लंगूर सिंह की ही कटे। ऐसा ही होगा बाकेलाल। मन ही मन प्रसन्न होता बाकेलाल अपने कक्ष से बाहर निकला। अब आएगा मजा। मैंने इच्छा मनी को उल्टी इच्छा बताई है, अब जरूर जुबान रानी स्वर्णलता की ही कटेगी। इधर वृक्षों पर कूदता फांदा विशालगढ़ में आ पहुंचा राजा लंगूर सिंह। उसका साथ देने आ पहुंचे थे सैकड़ों बंदर भी। खी खी खो खो। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, आगे बढ़ो और अगर कोई तुम्हें रोकने की चेष्टा करे तो उसका जो भी अंग सामने पड़े काट डालो। मैंने सुना है यहाँ का सेनापति सबसे खतरनाक आदमी है, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। इधर शत्रुओं के राज्य में घुस आने की सूचना रणभूमि में मौजूद सेनापति तक पहुंची। सेनापति जी, राजा लंगूर सिंह किसी भी वक्त रणभूमि में पहुंच सकता है। आप युद्ध के लिए तैयार है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ, आने दो उसे। परिवहन मंत्री ने ऐसा इंतजाम किया है कि अब बंदर भी हमारे वस्त्रों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और हमारे सिर पर लोहे के टोप हैं। क्यों मेरे बहादुर सिपाहियों? हाँ, हम तैयार हैं। गुप्तचर, तुम भाग जाओ, वरना बंदरों के यहाँ तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि वो आ रही है राजा लंगूर सिंह की सेना। मारो मारो, बाप रे, भागो। खी खी। वाह, उस सैनिक का सिर मेरे सिर जितना था। ये टोप मेरे सिर पर बिल्कुल ठीक आ गई।
अबे ये टोपी नहीं है, लोहे का टोप है। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों, अब हमें विशालगढ़ पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि विशालगढ़ की सेना क्योंकि विशालगढ़ की सेना हमें नहीं रोक सकी है। प्रधानमंत्री के बच्चे ने हमें बाजुओं सहित रस्सियों से जकड़ दिया। बंदरों से हमने अपने वस्त्र तो बचा लिए, मगर शत्रुओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, क्योंकि हमारे शस्त्र भी हमारे हाथों सहित रस्सियों से जकड़ गए हैं। वाह, सेनापति जी ने क्या बढ़िया दिमाग पाया है। बोलो सेनापति जी की जय। राजा लंगोर सिंह अपने सैनिकों सहित दनादन दनदनाता हुआ महाराज के कक्ष में घुस आया। राजा विक्रम सिंह, कहाँ है रानी स्वर्णलता? वो तो मायके गई है, अब कटेगी इसकी जुबान। रानी जी मायके गई है तो फिर आप कौन हैं? मुझे सब पता है कि आप ही रानी स्वर्णलता हैं। अब मैं विलंब नहीं करूंगा और जुबान काट डालूंगा, क्योंकि मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। मैंने स्वप्न में अपने पुत्र को लंगूर कहा। मैं इसे आपके सामने काट डालूंगा। इच्छामणि के प्रभाव से राजा लंगूर सिंह अपनी ही जुबान काटने पर उतारू था, क्योंकि इस बार इच्छामणि ने इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना था। कच कच। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो रानी स्वर्णलता की जुबान काटने आए हैं। उफ, काट ली अपनी ही जुबान और हो गया मेरा बेटा गर्क। इच्छामणि ने इस बार मेरी इच्छा के अनुरूप काम कर दिया और रानी की जुबान कटने से बच गई। सैनिकों, पकड़ दो इसे इसकी सेना सहित इसके राज्य में धकेल दो, क्योंकि हम युद्ध के नहीं शांति के पुजारी हैं। बाकेलाल देवपुच्ची, हम जीत गए। वो तो है महाराज। तभी वहां प्रवेश किया राजगुरु ने। महाराज, किसी को इतना मुंह लगाना ठीक नहीं होता। आप राजा हैं, आपको राजा के कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। आप राजा हैं, आपको राजा के कर्तव्यों का पता होना चाहिए। राजगुरु बाकेलाल, जब भी राज्य का कोई भला करता है तो मैं उसकी पिच्ची लिए बिना नहीं रह सकता। पर आप कैसे आए? मैं तो ये कहने आया था कि राज्य की अवोहन स्वच्छ करने के लिए मैंने यज्ञ शुरू कर दिया है, ताकि कोई रोग इत्यादि विशालगढ़ में प्रवेश ना पा सके। क्या राजगुरु, तू क्या राज्य की अबोहवा मोटा राजगुरु, तू क्या राज्य की आबोहवा शुद्ध करेगा? अब तू पीटेगा मेरे हाथों। काश मैंने इच्छामणि से महारानी की ही जुबान काटने की इच्छा जाहिर की होती, किंतु विशालगढ़ के दुश्मनों की कोई कमी नहीं। जैसे राजा महामारी, विशालगढ़ विशालगढ़ विशालगढ़। कान पक गए हैं मेरे ये नाम सुनकर। मैं संसार को फतह करने के लिए निकला हूँ और मैंने फैसला लिया है कि अब सबसे पहले मैं बार बार गूंजने वाले इस नाम को ही मिटा दूंगा। सेनापति इकट्ठा सिंह, राजगुरु को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। जल्दी राजगुरु वहां आ पहुंचे तो राजगुरु, दवा तैयार हो गई? जी हाँ महाराज, एक एक बूंद सबको पिला दें। इस दवा से मेरे सैनिकों में शारीरिक ताकत आ जाती है और वो दुश्मनों को उठाकर पटक देते हैं। सेनापति, दवा ले जाओ और विशालगढ़ पहुंचने से पहले सैनिकों को एक एक बूंद पिला देना। 2 बूंद हमारे लिए भी बचा लेना। और हाँ, कांच का इंतजाम हुआ या नहीं? इंतजाम हो गया महाराज। थोड़ा कांच कम पड़ गया था तो हमने महल की खिड़कियों दरवाजों के कांच भी तोड़ डाले। अब आएगा युद्ध का मजा, क्योंकि हमारे सैनिक बिना किसी चेतावनी के किसी भी राज्य में प्रवेश करके पहले चारों ओर कांच फैला देते हैं और फिर सबको उठा उठाकर उस पर फेंकते हैं। मैं युद्ध ऐसे लड़ता और जीतता हूँ। वैसे भी मेरे सितारे बुलंदी पर हैं, मगर बाकेलाल के सितारे गार्दिश में थे। पिछली बार इच्छामणि ने मेरी इच्छा अनुसार कार्य किया था। इस बार मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा और सीधे सीधे अपनी इच्छा बताऊंगा। इच्छामणि, कर इच्छा पूरी। इच्छा बोल बाके। राजमहल को छोड़कर पूरे विशालगढ़ में ऐसी महामारी फैला दे कि राजगुरु भी कुछ न कर पाए। जो हुक्म बाकेलाल।
अब देखता हूँ राजगुरु इस महामारी को कैसे रोकेगा। अब उसे तपस्या करने हिमालय पर जाना ही होगा। मगर बेचारे बाकेलाल की किस्मत उसे एक बार फिर धोखा देने वाली थी। इस बार इच्छामणि ने उसकी इच्छा के विपरीत काम करना था, इसलिए उसी समय अपने खेत में हल जोतता वो किसान मूर्छित होकर गिर पड़ा। आ जिस समय वहां से गुजर रहे थे देवता आबो हवा। ओह ये क्या, ये किसान तो बेहोश होकर गिर पड़ा। लगता है इस नगर के मनुष्य बेहद दुर्बल हैं। मैं आबो हवा हूँ, शक्ति का देवता। मुझे हर किसी पर बड़ी जल्दी तरस आ जाता है। अब तो मुझे यहाँ रुककर यहाँ के लोगों का उद्धार करके ही आगे बढ़ना होगा। किंतु पहले मैं अपना रूप परिवर्तित कर लूं, ऋषि का रूप ठीक रहेगा। आबो हवा ने ऋषि का रूप धारण किया और मूर्छित पड़े किसान के चेहरे पर फूंक मारी। फू दे शक्ति। मैं किसी के चेहरे पर फूंक मारकर ही उसे शक्ति देता हूँ। किसान फूंक के प्रभाव से न सिर्फ उठ बैठा बल्कि अरे मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अवश्य ही यह आपके आशीर्वाद से हुआ है ऋषि महाराज। हाँ पुत्र, हमारा नाम ऋषि आबो हवा है। हम जिसके भी मुख पर फूंक देते हैं उसमें अपार बल हो जाता है। अब तुम्हें नंगे पांव कांटा भी नहीं चुभेगा। पुत्र, हम इस नगर में सूर्यास्त तक ठहरेंगे। तुम जाकर नगरवासियों को हमारे विषय में बताओ। जिसे भी अपने मुख पर फूंक मरवानी हो वो हमसे आकर मरवा सकता है। फिर क्या था, देखते देखते ऋषि आबो हवा की ऐसी हवा फैली कि वहां पर फूंक मरवाने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। भाई ऋषि, एक फूंक मैंने भी मारियो, फूंक दे सकती। अरे वाह, अब मुझे लाठी की भी जरूरत नहीं रही, मेरी झुकी हुई कमर भी सीधी हो गई। बोलो ऋषि आबो हवा की जय। कृपया कर 2 फूंक मारना, एक ही काफी है। अरे वाह, क्या ताकत आ गई है। चलो अब मैं तुम्हें उठाकर घर ले चलता हूँ। मुझे भी फूंक मारो, पहले मुझे। नहीं, पहले मुझे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।